वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इस वक्त पीडीएम का हंगामा खेज इजलास जारी और सारी है और किसी वक्त भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो आपको सुनवा सकेंगे कि उन्होंने क्या फैसला किया और फैसला और जो मामला है वो इस्तीफ़ों के उस पर ही लटका हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने आज पीडीएम के इजलास के अंदर खिताब करते हुए ये तजवीज़ दी कि सारे इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करा दीजिए मौलाना फजल रहमान के पास, ताकि वो लॉन्ग मार्च के बाद जो मुतवक्का लॉन्ग मार्च है उसके बाद वो उसको स्पीकर को जमा करा दें। जबकि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो तजवीज़ दी कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना चाहिए और जेलों को भर देना चाहिए पीडीएम के कारकुनों से। लेकिन अभी भी ये इजलास जारी है और इस्तीफ़ों के हवाले से जो है मामला लटका हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों के नज़दीक खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक ख़ास नज़रिया रखती है उनकी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर इस्तीफ़ों को लेकर। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सीनियर एडिटर्स सीनियर जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू की और बड़े कॉन्फिडेंट वो नज़र आए कॉलम निगारों को, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ एनआरओ के अलावा हर चीज़ पर बात हो सकती है। अगर ये इस्तीफ़े दे देंगे तो हम इलेक्शन करवा लेंगे, लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं देंगे लेकिन उनको रोकेंगे भी नहीं। और उन्होंने एक्सेप्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि IMF के पास देर से जाना उनकी गलती थी। ये वो बात है पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी अरसे से कह रहा है, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मानते नहीं थे। आज बिलाखिर उन्होंने मान लिया कि जाना जो है IMF के पास, जिससे पाकिस्तान जो है बहुत बड़े इकनॉमिक क्रंच में आया, आवाम ने भुगता उसको, वो इनकी बहुत बड़ी फाश गलती थी। ये भी उन्होंने बताया कि जो अपोजिशन है ये बैरून मुल्क के साथ मिल के जो है साजिश कर रही है। इन तमाम चीज़ों पर व्यूज़ बात करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट और भी कही कि अपोजिशन नैब का खात्मा चाहती है और वो ये होने नहीं देंगे। और इसमें मुझे फिर डिप्टी चेयरमैन जो है सेनेट के सलीम मांडी वाला याद आ गए, क्योंकि वो इस वक्त एक जिहाद कर रहे हैं अपने हिसाब से। मैं नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने जिहाद समझा हुआ है। वो नैब के चेयरमैन को कह रहे हैं मैं तलब भी करूँगा पहली दफ़ा नैब के सेनेट के सामने। वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको इंटरनेशनली ब्लैक लिस्ट भी करवाऊँगा। और ऑब्वियसली हम ये भी पता है कि उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं बात करूंगा बाद में मियां मेमन रशीद साहब और उस्मा बुखारी साहबा से भी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सलीम मांडीवाला साहब से। सलीम साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है नैब को लेकर कि नैब को आलमी सतह पर आप ब्लैक लिस्ट करार दे देंगे और आप नैब के चेयरमैन को बुलाएंगे, तो अब ऐसा आखिर क्या हो गया? एक तो उन्होंने आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है, लोग समझ रहे शायद उसके रिएक्शन में आप सब कुछ कर रहे हैं। सलीम साहब। शाहिद साहब, ये मैं भी सुन रहा हूँ, बट ये इन्वेस्टिगेशन 1.5 साल से चल रही है जी। मैंने जो ये आप जो घड़ी घड़ी कह रहे हैं जिहाद, ये कई और लोगों ने मुझे कहा है कि सलीम साहब आप एक जिहाद कर रहे हैं। हालांकि मेरे माइंड में कोई जिहाद विहाद कोई चीज़ नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक चीज़ करना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान में विच इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, और जो कहता है कि जी हमसे कोई पूछ भी नहीं सकता, हमारी डिग्रियां सही हैं कि नहीं है, हमारे डोमिसाइल सही हैं कि नहीं है, हमारे एसेट्स क्या हैं। तो आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई इदारा पार्लियामेंट से बरक्स नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है पाकिस्तान के। ये मैं तो तैयार नहीं हूँ ये बात एक्सेप्ट करने के लिए, और ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान तैयार है, ना नेशनल असेंबली तैयार है। हर इदारा, हर कमेटी के सामने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली में, पब्लिक अकाउंट्स में अपीयर होता है जी। और किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम अपीयर नहीं होंगे। तो ये कौन सा इदारा आ गया है? ये कौन लोग आ गए हैं और ये कहाँ से आ गए? तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप आएँ, आप पहले अपने आप के एसेट्स डिक्लेयर करें। आप पूरे पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी करने निकले हैं, आप हर बिजनेसमैन की अकाउंटेबिलिटी करने लगे हैं, आप हर प्राइवेट सिटीजन की अकाउंटेबिलिटी करने लगे हैं। आप पहले अपना हिसाब तो दें, आप पहले अपने एसेट्स तो डिक्लेयर करें। आप अपने तो बताएं कि आपकी क्या करतूत है। ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं, ख्वास में वो आप हो, मैं हूं, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, या फिर वो नैब का इदारा हो। लेकिन ये जो आप जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये नैब का जो ऑर्डिनेंस है मेरे सामने 99 का, उसके तहत तो वो किसी को भी काउंट कर सकते हैं। इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ पाकिस्तान शैल अप्लाई टू ऑल पर्सन पाकिस्तान एंड पर्सन हु हैव बीन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आगे लिखा हुआ भी है उनके क्लॉजेस के अंदर के होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, और ऑब्वियसली आप भी उसके अंदर आते हैं डिप्टी चेयरमैन। तो जो आपको उन्होंने काउंट किया है, आप एज अ पॉलिटिशियन अपने आप को समझ रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, या आप समझते हैं एज अ बिजनेसमैन आपके साथ ज्यादती हो रही है? क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, फैमिली से हैं। शाहिद साहब, मेरे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। आई एम अकाउंटेबल इन इलेक्शन कमीशन, आई एम अकाउंटेबल इन द पार्लियामेंट,
आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरे गोशवारे, मेरे रिटर्न्स आप चैनल्स पे पब्लिश करते हैं, मेरी चीज़ें आप चैनल्स पे हर आदमी पाकिस्तान को दिखाते हैं। तो मैं एज पॉलिटिशियन सिटिंग इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, मैं डिमांड नहीं कर सकता कि आपकी भी वेल्थ दिखाई जाए। आपने जब नैब ज्वाइन की और अब आज जो आपने अपने नैब में टाइम गुजारा है, आपकी भी वेल्थ मैं डिक्लेयर पूछ सकता हूँ। जब मैं दूसरे इदारों को बुला सकता हूँ, दूसरे इदारों को पूछ सकता हूँ, तो मैं नैब को क्यों नहीं पूछ सकता? ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं इस ऑर्डिनेंस में कि आप नैब को पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। लेकिन सलीम साहब, आप किस तरह बुलाएंगे? आप किस तरह, जी वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप किस तरह बुलाएंगे? क्योंकि जो नैब के इस वक्त जो सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो हुक्मरान पार्टी का हिस्सा है, इत्तेहादी पार्टी है उनकी, और ऑब्वियसली आप वहां पे डिप्टी चेयरमैन है, तो वो चेयरमैन है, आप किस तरह बुलाएंगे? अच्छा, रिक्वेजिशन के जरिए बुला लेंगे? डज नॉट मैटर। मैं इस वक्त 40 सेनेटर्स ने हाउस रिक्वेजिशन कर लिया है, सिग्नेचर्स मेरे पास आ गए हैं, जो कि हम अभी जमा कराएंगे सेनेट में। हाउस रिक्वेजिशन होगा, उसके एजेंडा पे ये सारी चीज़ें हैं। हाउस बैठेगा, हाउस इस पे डिबेट करेगा और पूरा सेनेट हाउस इस पे वोट करेगा कि ये मैं बात सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बेसिकली आप चाहते हैं कि सेनेट के सामने आकर नैब का हर अफसर इंक्लूडिंग चेयरमैन नैब जो है वो अपने एसेट्स और डिग्रीज और डोमिसाइल डिक्लेयर करे। आप ये चाहते हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि उनके कोई डॉजी ट्रांजैक्शन है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आंसरेबल हो। ये एम आई राइट? ये साहब वो जी नॉट ओनली दिस उसके बाद अभी तक मुझे कोई हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स आ चुकी हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आ चुकी हैं, जो कि मैं उस कमेटी में उन लोगों को बुलाऊंगा जिनसे एक्सटॉर्शन हुई है, जिनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए गए, और मैं चेयरमैन नैब से उस कमेटी में ये डिमांड करूंगा कि आप इनका जवाब दें कि इनके साथ ये क्यों हुआ है, क्यों किया गया है। प्लस जो मैं ब्लैक लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोगों के भाई बाप और उनके रिश्तेदार मरे हैं नैब कस्टडी में, जो नैब अगेन एंड अगेन डिनाई कर रही है, लेकिन नैब ने डिनाई किया, फैमिलीज को भी मैं बुलाऊंगा सेनेट में। अच्छा, उनको भी मैं बुलाऊंगा और वो बताएंगे कि वो कैसे मरे हैं सेनेट कस्टडी में और वो कहां कहां मरे हैं सेनेट कस्टडी में। तो ये बात देखें, ये बात मेरे केस की अब नहीं रही, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, ये बात अब पूरे पाकिस्तान में जो लोग विक्टिमाइज हुए हैं उनकी रह गई। ठीक है सर, लेकिन सर फॉर ऑनेस्टी सेक आई नीड टू प्रेजेंट द नैब का जो वर्जन है वो भी उन्होंने ये कहा है कि आप भी का डिप्टी चेयरमैन जो है उनकी तहकीकात में रुकावट भी डाल रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सलीम मांडीवाला, इजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद के साथ आप लोगों ने मशकूक डील की, आपने जाली अकाउंट्स बनाए, आपने रकम को छुपाया, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स है ये जो उनकी तरफ से एलिगेशंस आए में? इट्स ऑल लाइज। I will send you the order, the bail order of Captain Ejaz Haroon. अच्छा, आप प्लीज अपने चैनल पे उसको चलाएं और आप पढ़ें कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसके अंदर। क्या लिखा है उसमें बताइए? What is NAB's business to, उसमें ये लिखा है What is NAB's business to indulge in private business। कहाँ नैब को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप प्राइवेट लोगों के बिजनेस में आप घुसे और आप जाके उनसे ये पूछें कि आपने ये प्लॉट कैसे खरीदा, कैसे इनहेरिट किया, कैसे बेचा। वाज दिस नैब्स मैंडेट? दिस इज व्हाई वी मेड नैब। ठीक है सलीम साहब, मुझे एक सवाल और है जो मेरे ज़हन में आता है। एक और सवाल है, देखिए ऑपोजिशन भी वही बात कह रही है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूं जी, कर दीजिए, मैं वो चला दूंगा अगर आप व्हाट्सएप करेंगे। मुझे सर ये बता दीजिए सलीम साहब के ऑपोजिशन ये एंगल देती है कि बेसिकली एक बड़ा मशहूर मुहावरा है नैब नियाजी गठजोड़ कि जी वो जिस, हालांकि अभी आप देखें हफीज शेख जो कि गवर्नमेंट के मशीर है, तो नैब ने उनको भी जो है वो हाथ डाला हुआ है उनके ऊपर। इससे पहले अलीम खान साहब के ऊपर हाथ डाला हुआ था, बुजदार साहब की पेशियां हुई नैब के आगे। तो नैब कहती है हम किसी के अंडर और किसी से डोमिनेट और इन्फ्लुएंस नहीं होते। आपके नजदीक जो नैब है जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आपके नजदीक क्या रीजन है? अगर आप ये इल्जामात कह रहे हैं कि जी आपके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है? आप भी समझ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वहां पे हो रहा है या इसकी कोई और वजूहत है? देखें, मुझे नहीं पता, शायद साहब मेरा ख्याल आप भी मेरी फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी हालत में मेरे पे जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें एक पैसे की भी करप्शन नहीं है। मुझे अगर ये करप्शन के लिए चार्ज करते ना
तो मैं तैयार था कि हाँ जी मैं तैयार हूँ। आप मुझे प्राइवेट बिजनेस के लिए मुझे और मेरी फैमिली को विक्टिमाइज कर रहे हैं। आप मुझे बुला के ये पूछते हैं कि आप बिजनेस क्यों करते हैं। आप मुझे ये बुला के पूछते हैं कि आप चेक साइन क्यों करते हैं। अरे भाई 50% ऑफ द सेनेटर्स बिजनेसमैन है। While I am talking to you, they conduct business every day. They come from business families, respectable families. आप क्या बातें कर रहे हैं यार? आप कुछ सोचें। या तो ये पागल हो चुके हैं लोग, इनको समझ नहीं आ रही कि किससे क्या बात की जा रही है। सलीम साहब देखें, इस मुल्क के अंदर प्राइवेट बिजनेसमैन जो है, जो नवाज शरीफ साहब प्राइवेट बिजनेसमैन के तौर पे पिच किया गया, एवनफील्ड और अल्जीजिया गल्फ जो भी स्टील मिल्स थी इनकी, तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसका ऑक्यूपेशन बिजनेस था, उसका फैमिली बिजनेस था, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो नैब की अदालत से डिस्क्वालीफाई हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से अकामा भी निकाला जा चुका है। तो इस मुल्क में गवर्नमेंट कहती है अब चेंज हो चुका है, अब करप्शन की जगह नहीं है, बेनामी की जगह नहीं है, अब जाली अकाउंट्स की जगह नहीं है, अब नैब काम करेगा आजादी से। वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ेगा, डिप्टी चेयरमैन को भी नहीं, जर्नलिस्ट को भी नहीं, पॉलिटिशियंस को भी नहीं। सर मैं बिल्कुल चाहता हूं नैब ना छोड़े। आई वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर। मैं आज आपको इस चैनल के थ्रू बता रहा हूं, एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने इनकी सैलरी डबल की। या आप पूछ लें नैब में किसी भी आदमी से। आई वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबडी वॉज अपोजिंग। मैंने कहा नहीं, दिस इदारा शुड चेक करप्शन एंड वी शुड टेक केयर। अगर मुझे कोई डाउट होता कि इस इदारे ने बजाय करप्शन चेक करने के प्राइवेट बिजनेस में और एक्सटॉर्शन शुरू कर देनी है, मैं कभी वो काम नहीं करता और मैं कभी उनकी सैलरीज डबल नहीं करता। ये आप नैब से पूछें। अगर मुझे ये फिक्र नहीं है, मैं आपको घड़ी घड़ी कह रहा हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में मैं कोई रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि कोर्ट में मैं जवाब दूंगा अपनी इन्वेस्टिगेशन का। राइट, ये मेरे पे जो मर्जी है चार्ज लगे। सर नैब के चेयरमैन को मेरे पे करप्शन का चार्ज वो नहीं आए थे, ह्यूमन राइट्स वालों ने उनको बुलाया था। अब आपके ख्याल में वो आ पाएंगे, क्योंकि वो भी एक पावरफुल इदारा है, नैब के चेयरमैन भी एक बड़े पावरफुल इदारे के चेयरमैन है। मैं आपको बता दूं, अगर सेनेट में वो नहीं आएंगे, ही विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूं। एंड बीइंग एन एक्स जज, ही विल नेवर डू दैट। एंड आई नो जस्टिस जावेद, ही विल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ही विल रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट एंड ही विल कम। बहुत शुक्रिया सलीम मांडीवाला साहब, आप हमारे साथ थे और नैब पे अपनी क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैब के ऊपर बात ही ज़्यादा की, और मैं फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यूट्रलिटी नैब को जो है कि कोई भी तर्जमान आना चाहे, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे, आज के शो में, कल के शो में, परसों के शो में, ही इज़ मोस्ट वेलकम। हम उनको पूरा टाइम देंगे, उनका वर्जन लेंगे। उस्मा बुखारी साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। नैब का तो आप सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात भी आप सुन चुके हैं। अगर मैं, क्योंकि ये अभी तो ये एक वर्जन तो आ गया, मियां महमूद रशीद साहब, आपको लगता है कि ये सारी पीडीएम मूवमेंट जो है ये शायद इतनी बड़ी ना होती अगर ये नैब के केसेस में वो अपने आप को ये ना समझते कि हम विक्टिम है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है? मियां साहब देखिए कामरान, मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों बड़ी पार्टियों की जिनकी लीडरशिप के ऊपर अब मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं और वो अपने आखिरी मराहिल में हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये वावेला अब मचा रहे हैं सारी ये पार्टियों की लीडरशिप। पिछले 10 साल तक ये नैब कोई इमरान खान ने आके नहीं बनाया ये नैब का अदारा, ये बात सही है। और ये जो नैब के ऊपर नैब एक्ट के अंदर जो तरमीम भी की जानी चाहिए थी, 10 साल तक ये बारी बारी प्राइम मिनिस्टरशिप इन दोनों बड़ी पार्टियों के पास रही। आप तारीख उठाकर देख लें पिछले 10 साल की, कि इन्हें कभी ख्याल नहीं आया। इतनी इन्होंने लेजिस्लेशन की, रिकॉर्ड लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी के दौर वाले वो दावा करते हैं कि हमने की, जो जब हमारे पास प्राइम मिनिस्टरशिप थी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन लोगों ने हर काम में लेजिस्लेशन की। ये एक बदकिस्मत ऐसी लेजिस्लेशन थी कि जिसके ऊपर दोनों पार्टियों का आपस में मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा भी साथ थे। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि क्लियर कट बात की जाएगी इस्तीफों के ऊपर, उनको मायूसी हुई ऑब्वियसली, क्योंकि इस्तीफों का मामला लटका दिया मौलाना ने। उन्होंने कहा दिसंबर तक जो है वो कायदीन के पास जमा कराएं, फिर कायदीन से आगे इस्तीफे चलेंगे, उसके बाद पता नहीं कब स्पीकर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कल एक और मीटिंग होगी, ना धरने की डेट का भी कोई ऐलान नहीं किया मौलाना ने। कल से वो कह रहे हैं हंगामों का इजलास, हंगामे जो पूरे मुल्क में उन्होंने कर रहे हैं उसके मुतालिक लाहेमन बनाया जाएगा। उस्मा बुखारी साहिबा, क्लियर कट डिसीजन नहीं हुआ और लोगों के नज़दीक, बहुत से लोगों के नज़दीक पीपल्स पार्टी इसमें दीवार बन के आगे आ गई, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते।
शुक्रिया कामरान। मैं नहीं समझती कि क्लियर कट फैसला नहीं है, बहुत क्लियर कट फैसला है और हमने इस्तीफ़े जो है वो अपनी क़यादत को जमा कराने हैं इंशाअल्लाह ताला। अपने इस्तीफ़े जो हैं वो क़यादत को जमा कराएंगे 31 दिसंबर से पहले। और लॉन्ग मार्च की जो डेट है और उसके क्या तरीक़ाकार होगा ये स्टीयरिंग कमेटी ने तय करना होता है। हमेशा लीडरशिप जो है वो बड़े फैसले करती है, नीचे उसकी नीति किटीज़ जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटीज़ और ये सब इस्तीफे दे देंगे आपके ख्याल में? उस्मा साहिबा, कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी पार्टी में भी दरार पड़ गई है, इस्तीफों को लेकर डिवीजन है, सारे इस्तीफे नहीं देंगे। मजे की बात यह है कि कामरान अभी हमने क़यादत ने इस्तीफे मांगे नहीं थे और 7 इस्तीफे जो हैं वो आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो दरार डालने वाले हैं इन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद 2.5 साल में 5 लोटे निकाले हैं और वो जो है वो बेचारे जो है वो ये भी नहीं कहते कि जी हम उन्हें कहते हैं कि भाई मेहरबानी करो हमारे मुंह पे मारो हमारी टिकट और जाओ जाके इलेक्शन लड़ के आओ बैट से। वो भी नहीं मानते, हम तो कहते हैं जाए तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ें। वो पता है सबको कि हालात क्या हैं इनके। मुझे भी ज़रा नैब के ऊपर बात करनी है, जो भी मियाँ साहब ने जो इरशादात फरमाए। मियाँ साहब ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जो इनको बताया जाता है वो बोल देते हैं। मियाँ साहब काश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट्स के फैसले पढ़ लेते जो उन्होंने हमें जो है वो बेल देते हुए दिए। वो मरीम नवाज साहबा का फैसला हो, शहबाज शरीफ साहब का आशियाना का फैसला हो, वो साद रफीक साहब का फैसला हो, एहसन इकबाल का, खाकान अब्बासी का, किसी का भी, मतलब इनके फैसले जरा पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके ये बनाए हुए केसेस और आपके जो बनाया हुआ एहतसाब है इसके ऊपर क्या कहते रहे। और अभी कल परसों भी एक केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई हक नहीं है नैब के पास कि वो 90 दिन जो फौजदारी में कामरान कत्ल के मुकदमे में 90 दिन का रिमांड नहीं होता, नैब 90 दिन का रिमांड लेती है। और जो जिनका दिल करता भी, आपने भी कहा कि फलाने को मुझे बताइए बुज़दार साहब की 2 पेशियों के बाद क्या हुआ, रिजल्ट निकला, अलीम खान साहब का फैसला रिजल्ट निकला, उन पर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था बोगस केस है, रेफरेंस बना। इंटरव्यू में मुझे ये बताइए, हाँ जी, इमरान खान साहब चेयरमैन नैब लगे हुए हैं या अदालत हैं? वो क्या है? नहीं वो क्या है? वो अदालत है, वो चेयरमैन नैब है, वो कह रहे हैं एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है मुझे, सिविल एजेंसियों ने, आईजी वगैरह ने। जी देखिए वो मैं अब क्या कहूँ, इनकी एजेंसियों की रिपोर्ट को खुद को भी ऐसी रिपोर्टें देते हैं वो, और इसीलिए तो एहतसाब पे सवाल उठते हैं। मुझे ये बताइए, चेयरमैन नैब ने चीनी के ऊपर भी आपको याद होगा कि तहकीकात का फैसला किया था, क्या हुआ उस तहकीकात? लेकिन उसमें सब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये कोरोना के अंदर जो आप अपनी जान की बाजियां खेल रहे हैं, लीडरशिप भी, क़यादत भी, बच्चे भी, आप भी, सब, उससे होगा क्या? ये हुकूमत तो जाने वाली नहीं है सिर्फ जलसों से। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा है आप इस्तीफे दे दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे। और मैं तो ऑपोजिशन ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मतलब उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक जुमला उन्होंने और बोला, उन्होंने कहा हाँ एक मुश्किल वक्त है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं निकल जाऊंगा। तो वो आपको पता है कि उनका कॉन्फिडेंस किस बेस के ऊपर है, अदरवाइज वो 24 घंटे की मार नहीं है। ये इस्तीफे उनकी गलत फहमी है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को लग रहा है कि वो 35 इस्तीफे हैं जो उन्होंने दिए थे नेशनल असम्बली में, उनकी इतला के लिए अर्ज है ये 200-250 इस्तीफा बनेगा, बल्कि ज्यादा। जो मैं बताया तो कितना बनेगा मियां साहब को, मैं बताया तो 1 मिनट 300 प्लस बनते हैं। ठीक है मियां साहब, ये जो कह रही हैं ये आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये लाहौर का महाज बड़ा गर्म हुआ हुआ है और आप लाहौर के तो करता धरता है, आज के नहीं काफ़ी अरसे से, बड़े अरसे से आप लाहौर की सारी चीज़ें तंजीमी लिहाज से भी, लाहौर का जलसा इतना बड़ा तहरीक इंसाफ का हुआ, आपके बिरोने मिन्नत था, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ये एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिस तरह आप लोगों ने प्रेशर डाला था ये भी प्रेशर डालने जा रहे हैं। तो लाहौर का जो इतना सियासत का बाजार गर्म हुआ उसमें सुन ले ख्वाजा आसिफ साहब कैसी भड़कीली स्पीचेस कर रहे हैं, और इन लोगों को आप कंट्रोल किस तरह करेंगे अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे मुल्तान की तरह? सुनवाएं जो ख्वाजा आसिफ साहब को। पाकिस्तान के तमतूलो अर्ज से सारे फ्रॉडिये और ठग इकट्ठे करके तो हमारे हुक्मरान बना दिए गए हैं। किसी चोर दरवाजे से आए हुए हुक्मरान जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। उसकी मोहब्बत तो सिर्फ ATM से है, उन्होंने जेब में कभी बटवा भी नहीं रखा है, लोगों के बोझे की हाथ पाई रखता है। इसको या इसके हवारियों को बदनामी का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिनके जिम्मे ये लग रहे हैं मैं उनको दरखास्त करना चाहता हूँ कि जिन्नी जल्दी है देखो जान छड़ा लो, नहीं तो है बड़ा लम्मा तानु बदनाम करेगा। बकारियों की भी इज्जत होती है, ये फ्रॉडी है, ये बनारसी ठग है। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे हम जो है। उसके लिए हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है। आपके हकूक गस्ब किए जा रहे हैं, उसको नहीं रोक सकती। उन असेंबली में बैठना जो है ना वो गुनाह है। वो कह रही है इदारों को आप बदनाम कर रहे हैं और इस बदनामी से बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए इस्तीफे बड़ी छोटी कीमत है मियां साहब। कामरान, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ
अभी उज़मा बुखारी जो कह रही थी, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि इनके सारे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के फैसले हम पढ़ते फिरें कि फैसलों में क्या हुआ है। भले नैब बिल्कुल ही बेकार अदारा है, वो जुल्म कर रही है, वो ज्यादती कर रही है, नैब बेकार है, लेकिन ये नैब के जो कवानीन हैं इसको बदलने का इन्हें पहले ख्याल नहीं आया। ये चेयरमैन नैब के ऊपर इतना ज़्यादा तनकीद करते हैं, मुझे बताएं कि ये क्या हमने मुकर्रर किया हुआ है? मियाँ नवाज शरीफ ने इनको मुकर्रर किया हुआ है? तो अपने दौर में तो ये सोए रहे, ये सारी ज्यादतियाँ जुल्म ये इन्हें अब नज़र आ रहा है। इनमें से अक्सर व पेशतर मुकदमात तो इनके दौर के अंदर बने हुए हैं जो अब ट्रायल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन्हें बात करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब इनके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ था तो इन्होंने क्यों नहीं इसके अंदर बेहतरी लेके आए? लाहौर के जलसे में आया, थोड़ा लाहौर में शिद्दत बड़ी गर्म हुई है, अकाउंटेबिलिटी बिल नया पास करवाया। हम डंडे लेके आएंगे रजाकारों के, क्योंकि आप लोगों ने उनको तंग किया, मुल्तान की तरह ग्राम में तंग किया। तो लाहौर में क्या स्ट्रेटजी है मियां साहब? लाहौर में ये जितना मर्जी जोर लगा लें, लाहौर नहीं निकलेगा बाहर। लाहौर अज खुद जब निकलता है तो पता चलता है। 30 अक्टूबर 2011 को पीटीआई के लिए लाहौर निकला था और आपने देखा कि लाखों लोग जो थे वो बगैर कोई किसी ट्रांसपोर्ट के आज खुद इमरान खान की कॉल पे सारे निकले थे। लाहौर जो है अब तक ठंडा ठार है और ये बावजूद मरियम नवाज भागी फिर रही हैं और सारी पार्टियां जो है ना वो ये रैली तो उनकी बड़ी पॉपुलर हुई है उनके हलकों के अंदर। लाहौर के लोग लाहौर में बड़ा बदलाव निकला है हलकों में उनके, आपने भी देखा ही होगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये आगे 13 दिसंबर आ रही है, आपको पता चल जाएगा कि लाहौर में ये क्या करते हैं। अच्छा क्विकली एक और सवाल मेरा, इससे पहले मुस्तफा के पास जाऊं, एक और सवाल मियां साहब। ठीक है वो आप भरना आप कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये अजीब बात है अगर इन्होंने इस्तीफा दे ही दिया, जो कि है बड़ी मुश्किल स्टेज में, एग्री करता हूं कि मुझे आज मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इंडिकेटर नहीं मिल रहा कि वो कहीं इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस्तीफा वाकई हो रहा है। उज़मा बुखारी साहब कह रही हो जाएगा, 7 के भी हो गए हुए, कोई मसला नहीं। लेकिन मियां साहब अगर इस्तीफे दे दिए तो मैं पोजीशन देख रहा हूँ पंजाब के अंदर अगर ये पीडीएम इस्तीफे देती है तो 179 सीट्स खाली हो जाएंगी। सेनेट के अंदर 79 104 में से खाली हो जाएंगी। कौमी असम्बली में 342 में से 161 सीटें खाली हो जाएगी। एक अजीब सा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बहरान आ जाएगा। तो आपको फिर तो इलेक्शन ही करा देना पड़ेगा। जी नहीं, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं आएगा और अच्छा। ये इन्हें भी अंदाजा है कि ये इस्तीफे इनके पूरे नहीं आएंगे। ये कह रही हैं 7 इस्तीफे आ गए हैं, 17 नहीं आएंगे अभी और लोग अच्छा। बड़ा तजब्जब के अंदर हैं। इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो हर तरफ राब्ते में हैं कई लोग, और जो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना की आज की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगा लिया कि इसमें कितने इफेंट बेट्स लगे हुए हैं। ये इस्तीफे नहीं आएंगे, इस्तीफे आ गए, इस्तीफे इन्होंने दे दिए तो नए ज़िमनी इलेक्शन के लिए ये तैयारी पकड़ें। हम डट कर मुकाबला करेंगे पंजाब से और मेजॉरिटी सीटें यहां से जीत के एक मजबूत पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो हम कायम करेंगे। ये इस्तीफों का शौक पूरा कर लें। उज़मा साहबा, ये तो मियां महमूद रशीद साहब और इमरान खान साहब की आज सीरियस साफिया गुफ्तगू सुन के लगता है कि कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए, आप यहाँ इस्तीफा दें, वहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन करा दें और आप फिर इस काबिल भी नहीं होंगे सियासी लिहाज से कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इस्तीफा दिया होगा तो फिर आप दोबारा थोड़ी इलेक्शन में जाएंगे। देख लीजिएगा ज़रा। देखिए ये तो इनकी ख्वाहिशात है ना जी, इनकी ख्वाहिशात पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेने के देने क्या, देने ही देने हैं। अब आपने लेना वेना तो खैर अब आप भूल जाएं, जितना आपने आटा चीनी इन सारी चोरियों से लेना था वो आप ले चुके। अब मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो ज़रा मैं ये बात कर लूँ, जो नैब के ऊपर वो बार बार बात कर रहे थे, बिल्कुल नैब के ऊपर हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी ना। हमने किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना था ना। हम उस वक्त बिजली पूरी कर रहे थे, हम दहशतगर्दी ख़त्म कर रहे थे। जब ये निकले हुए थे ना तब दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा अफरीद था जिससे हम लड़ रहे थे। इनको कहते थे ना इलेक्शन ना करें, जलसे जुलूस ना करें, ये नहीं मानते थे। अब ये जो आज की बात है, अब ये क्या ले बेचारे, मतलब मुझे अफसोस है कि इतनी इनकी वाकई इनके लिए तज़हीक है जो है वो फैसले पढ़ना सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एक सूबाई वजीर जो है वो टीवी पे कह रहा है मैं तुम्हें पर इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं ये पढ़ूँ। और वो जो केस जिसके ऊपर आपने शादियाने बजाए, आपने कहा बस पकड़ लिया और तोता पता नहीं किसकी जान आ गई हमारे हाथ में, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा
कि सियासी इंजीनियरिंग, इनके स्पीकर ने कहा है, स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उन्होंने भी कहा कि ये सियासी इंजीनियरिंग का जो है इदारा है, और वो कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलाइन करने के लिए सियासी मुखालफिन की जो है वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ना पड़े। और वैसे ही इन्होंने मरीम नवाज की कल की रैली नहीं देखी, जो इनको लग रहा है ना कि ठंडा ठार है, लाहौर नहीं निकला, आप इसी उसमें रहिए, हमें खुशी होगी। अगर आप इसी माहौल में रहेंगे ना और आपके ऊपर से ट्रक गुजर जाएगा तो फिर आपको जो है वो अच्छा है कि आपकी जो है आपको समझ। मैं आपको एक और मशवरा दे रहा हूँ, आप जरा एहतियात कर लें। उस्मा साहिबा, वज़ीर-ए-आला पंजाब की सबसे बाखबर जो मावन है, उन्होंने कहा है फिरदौस अहवान साहिबा ने कि 13 दिसंबर के बाद या उससे पहले जो है, बल्कि बाद में उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है, मरियम नवाज साहिबा वैसे ही जेल जाने वाली है उनके नज़दीक। तो अगर मरियम नवाज चली गई तो फिर तो आपकी लीडरशिप भी कोई नहीं है। वो इंग्लैंड बैठे में, एक जेल में बैठे हुए लीडर, और मरियम साहब भी चली जाएंगे अंदर। जी नहीं, वो बाद में नहीं, उन्होंने पहले कहा है, उनको भी इल्हाम हो जाता है ना, यही तो बातें हैं कि उनको इल्हाम हो जाता है। ये कोशिश तो करें मरीम नवाज को गिरफ्तार करने की, फिर जो इनको जिनके साथ हम करेंगे ना वो फिर दुनिया देखेगी। बहुत कर लिया बर्दाश्त, जेल में धावा बोलेंगे सीएम हाउस में सिलेक्टेड एहतसाब। अब इस सिलेक्टेड आदमी का ना एहतसाब देखेंगे, ना इस सिलेक्टेड आदमी का कानून देखेंगे, ना इस सिलेक्टेड आदमी की हुकूमत देखेंगे। वो बाजी बेरी जो है वो तो मौला जट मुल्तान के जलसे से पहले भी बनी हुई थी, याद नहीं आपको? गंडासा पकड़ा हुआ था, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर जब अवाम निकली ना तो फिर इनको पसपा होना पड़ा और फिर कहना पड़ा कि आईजी साहब ने कहा है तमाम रुकावटें हटा दें। जब तमाम अवाम जो है वो रुकावटें हटा चुकी थी, तो मैं मियां महमूद रशीद साहब को चैलेंज कर रही हूं, मियां साहब जो आपसे होता है आप करके देख लें। हमने तो जो है ना, हमने तय कर लिया है कि या आर या पार, या आप नहीं है या हम नहीं है। वैसे भी मर जाएंगे हम आपके होते हुए। हम जो कोरोना से बच गए वो रोटी कम होने से मर जाएंगे, बिजली के बिलों से मर जाएंगे, बच्चों की फीसों से मर जाएंगे। मर तो हम रहे हैं। और आपने ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपने 7 बंदे मार दिए अपने मिसाली सूबे के अंदर। क्या बात करते हैं, आपके होते हम मरेंगे ही। सो इसलिए ठीक है, हम मरना चाहते हैं, हम मार ले हमें। मियां साहब तुसी ते बहुत ही जालिम हो, तुसी ते मार रहे हो बंदे, जिंदा बंदे मार रहे हो। मरियम नवाज को मेरे सियासी लिहाज से हाथ न लगाएगा, जो मैंने इनका तेवर देख रहा हूं मैं PMLN का, वो कह रहे हैं जी आप हाथ लगा के देखें, हम देख लेंगे। मेरा ख्याल है गवर्नेंस से फोकस करें मियां साहब, इनको जलसे करने दें। इनके जलसे करने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जो बयानात दे रहे हैं उनको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, क्यों आप पंगा ले रहे हैं? इनसे अपनी गवर्नेंस पे फोकस करें, इंप्रूव करें उसको। कामरान मरियम नवाज पहले भी पकड़ी गई थी, क्या क़यामत आई थी? कई माह अंदर नहीं रही मरियम नवाज। क्या है मरियम नवाज, क्या बात कर रही हैं? ये बात करते हुए सोचती भी नहीं है ये कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे जी वो अंदर पकड़ी गई तो ये हो जाएगा। उसने करप्शन में पकड़े जाना है। वो कैलबरी फोर्ट की मुजद हैं जो जालसाजी सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित हो चुकी है उसकी। कई 1 दर्जन भर मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं। तो ये कोई लेना देना नहीं है। ये पता नहीं किस खुशफहमी में पड़ी हुई है कि कौन सा भूचाल आने जा रहा है और हमने तो मर ही जाना है, वैसे भी मर जाना है। ये इनकी ज़हनी फ्रस्ट्रेशन है, ये इनकी मायूसी की इंतहा है कि ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कोरोना जिस तेजी के साथ फैल रहा है और उसकी शरह में जिस कदर इजाफा हो रहा है, ये इनको इस बात का एहसास नहीं है। ये लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए तुले हुए हैं। और हजारों लोगों को जब ये मूजी मर्ज जो है ये लगाएंगे अपने जलसों जुलूसों के जरिए से, तो लाखों लोग लुकमा अजल बन सकते हैं। इनको कतई तौर पर इसका एहसास नहीं है। एक ही भूत सवार है इनके सर पे। जी इमरान खान साहब जी, एक ही भूत सवार है कि जी ये इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है। भाई क्यों घर भेजना है? हम वोट लेके आए हैं, हम 22 साल की जद्दोजहद के बाद इलेक्ट होके आए हैं। ये भी कोई सोने का चम्मच जनरल जिलानी ने इमरान खान के मुंह में नहीं दिया था। नवाज शरीफ की तरह जो फौजी डिक्टेटरों की गोद में बैठ के वो पले बड़े जवान हुए और मेरी बिल्ली मैनू म्याऊं, अब उन्हें आंखें निकाल के ये रास्पुटीन बनने जा रहे हैं। अजीब तजाद है, देखे हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करने की कोशिश करूंगा। अजीब तजाद है, अजीब तजाद लगा लेना जी, अजीब तजाद है व्यूअर्स, अजीब तजाद है कि आज तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम वोट लेके आए, ये धरनों से नहीं जाएंगे। हालांकि पहले नून लीग वोट लेके आई थी और धरनों के जरिए तहरीक इंसाफ इनको भेज रही थी, और आज उस्मा बुखारी साहब और उनकी पार्टी जो है वो कह रही थी कि जो वोट लेके आता है उसको धरनों से जाना नहीं चाहिए। आज इमरान खान साहब वोट लेके आए हैं, वो कह रहे हैं हम धरनों से भेजेंगे। ये अजीब सियासत का तजाद है। इस पर बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। उस्मा साहबा मुझे पता है, मरियम नवाज साहबा मुझे गुफ्तगू उन्होंने की, उसको तो रिस्पॉन्ड आप करेंगे, लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ थोड़ा, हम में लोगों में बर्दाश्त क्यों नहीं है?
तहरीक इंसाफ में बर्दाश्त नहीं थी, पहले आपकी हुकूमत को उड़ाने चले थे, अब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब को, क्या मसला हो गया? करने दें उनको 5 साल पूरे, देख लेगी अवाम अगले इलेक्शन में आप आते हैं ये आते हैं। देखिए बंदे को इतना ही जो है ना वो ढीठ होना चाहिए कि जो आरटीएस पे आए हों, जो पार्टियां तोड़ के हमारी टिकटें वापस करा के प्रेशराइज करा के इवन हुकूमत बनाने के लिए, हमारी 9 सीटें ज़्यादा थी इलेक्शन की रात को, इनके जहाज चला के वो करके ये आए और आज ये जो है वो हमें बता रहे हैं कि हुकूमत कैसे बनती है और बसती है। हमें वो भी याद है आपके 31 अक्टूबर के 30 अक्टूबर के जलसे के लिए ना, जो आपके शक्कत महमूद के घर मीटिंग हुई थी ना, और किस तरह से आपका जलसा जो है वो लाहौर ये मीनार पाकिस्तान का हुआ था, वो आप सबको पता है। और किस तरह आप अंपायर की उंगली ढूंढने निकले थे 1 साल बाद। उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे और आज क्या हैं? पाकिस्तान आगे जा रहा था, आप उसको पीछे लाने के लिए रह गए। और महमूद रशीद साहब, लाहौर के वही 4 हल्के और वो 2 हल्के लाहौर के और जो 2 बाहर के थे, आप जिसके लिए गली गली रुले ना, वो आज भी मियां नवाज शरीफ के पास हैं। तमाम तर आरटीएस के बावजूद अपनी सीट की फिक्र करें और अपने एमएनए एमपीएस की फिक्र करें जो हमसे हमारे जी मियां साहब आखिरी 30 सेकंड रह गए मेरे पास। मियां साहब गारंटी चाहते हैं आपके मियां साहब लाहौर में अमन और आमा से आपके बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए, किस तरह की बात कर रही हैं। ये बंदे ये कहते हैं कि हम ढीठ हैं। मैं अगर ढीठ होना तो और बात है, बेशर्म नहीं होना चाहिए। जितनी डटाई और बेशर्मी से ये लोग बातें करते हैं, ये मेरी सीट की इन्हें फिक्र पड़ गई है। मैं तो 2013 में भी चित किया था इनके यहाँ जो लाहौर के बड़े लीडर थे, और 2018 में भी 25,000 वोटों की अक्सरियत से मैं जीता हूं। ये मुझे क्या बता रही हैं कि क्या करोगे और क्या नहीं करोगे? ये मांगे तांगे की सीट इन्हें मिल गई है, वुमेन की जो मखसूस सीटों के ऊपर आगे जाति में ना आए, लेकिन लाहौर से तो बड़ी बातें ना करें। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं ये समझता हूं हम ठोक कर इनका मुकाबला करेंगे, इनके घरों तक इनका पीछा करेंगे। हमने पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अजीब और गरीब किस्म की थी। वो कह तो नहीं कि थूक के चाटेंगे नहीं इस्तीफे तहरीक इंसाफ की तरह, लेकिन पहली बात इस्तीफे कितने लोग देंगे, क्यों देंगे, कब देंगे, और दूसरा ये ना मौलाना फजल रहमान के लाश धरने की तरह ये इस्तीफे वाली मूवमेंट भी वापस हो जाए, क्योंकि उससे पहले भी वापस जा चुके हैं। चाटने चुटने की बात नहीं करता मैं मौलाना साहब के हवाले से। कल तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.